दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के निर्माण या पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का योगदान। दोस्तों, प्राचीन भारत में हम अपना पहला लेक्चर साहित्यिक स्रोतों पर कर चुके हैं। उसी कड़ी को हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू रखते हुए पुरातात्विक स्रोतों पर बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर को सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद लेक्चर के मेन बॉडी में बात करेंगे, जिनमें हम भौतिक अवशेष, अभिलेख, सिक्के, भवन एवं स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, इन पर बात करेंगे। लास्ट में हम लेक्चर को कंक्लूड करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो पिछले कुछ सालों से आपके इस टॉपिक पर एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, फिर देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉजिटिवर्सिटी पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज के टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैं आपकी ही कहानी से समझाना चाहूँगा। देखिए, आज हम इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इन पर बात कर रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा। दोस्तों, जो बातें हो चुकी हैं, जो घटनाएं घट चुकी है, उनके अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास किसको कहते हैं? जो घट चुका है उसकी स्टडी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास से हम जो बीत चुका है उसकी जानकारी लेके, जो पहले बीत चुका है उसकी जानकारी लेके आज से उसकी तुलना करके भविष्य की योजना हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है। हर कंट्री का, हर सोसाइटी का, हर व्यक्ति का एक इतिहास होता है, उसकी एक हिस्ट्री होती है। उसका इतिहास ही उसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसी तरीके से प्राचीन भारत का भी एक इतिहास है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से। और आज के लेक्चर में हम किससे बात कर रहे हैं? पुरातात्विक स्रोतों पर। साहित्यिक स्रोतों पर हम इससे पहले एक लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो है पुरातात्विक स्रोतों पर। दोस्तों, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत क्या है? चलिए इसको आप में से ही कुछ साथियों के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक जोड़ा है जो कई सालों से साथ में रहता था, लेकिन समय बीतने के साथ लड़के को नौकरी नहीं मिलती। बेहतर भविष्य की कामना में लड़की लड़के से ब्रेकअप कर लेती है। इसी के बाद एक बड़ा कांड हो जाता है। सोनी टीवी के सीआईडी वाले इस मामले की जांच करते हैं। सीआईडी वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इतिहास जानने के लिए कुछ सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। इन सोर्सेज में सबसे पहले इनके लेटर, इनके ग्रीटिंग कार्ड्स और इनकी लिखी डायरियां वो देखते हैं। ये लेटर, ग्रीटिंग कार्ड, डायरियां, इनको हम साहित्यिक स्रोत मान सकते हैं। अब सीआईडी वाले पुरातात्विक स्रोतों को खंगालते हैं। अब इनमें क्या क्या आता है, देखिए इनसे क्या मिलता है। 500,000 के पुराने नोट, जिनमें इन्होंने कोडिंग में अपनी भावनाएं एक्सप्रेस की हुई थी। क्योंकि अब ये चलते तो नहीं है, इसलिए ब्रेकअप के बाद भी ये बचे हुए हैं। ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने गिफ्ट में एक दूसरे को अंगूठियां दी, कस्टमाइज फ़ोन दिए, ताजमहल की छोटी वाली जो फोटोकॉपी दी, और लड़के द्वारा उधार पर लड़की के नाम पर लिया गया 1 BHK का फ्लैट। ये नोट, अंगूठी, फ्लैट, इनको हम पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हमें इस काल्पनिक कपल के इतिहास को जानने समझने में मदद करते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने रिलेट करी है। ये काल्पनिक कथा है, कृपया इसे दिल पे ना ले। ठीक है। और इसको एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ताकि आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकें। दोस्तों, इसी तरह से हम हजारों साल पहले का इतिहास क्या है, इसको जानने समझने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की सहायता लेते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो पुरातात्विक स्रोतों पर है। ठीक है। आई थिंक अब आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बन गई होगी हमारे आज के लेक्चर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों का प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं हमें कालक्रम संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। मतलब किस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी। ठीक है, ये जो उलझन है उसको ये सुलझाते हैं। इन स्रोतों से प्राचीन स्थलों के समय निर्धारण में मदद मिलती है। समय निर्धारण मतलब कि टाइम पीरियड,
भैया ये जो फला फला घटनाएं घटी है किस टाइम पीरियड में घटी है। तो इससे हमें ये क्लियरिटी मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से। पुरातात्विक स्रोत प्रागैतिहासिक काल संबंधी जानकारियों का एकमात्र स्रोत है। दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपको पता है आदिमानव काल में, ठीक है, जब लिपि का विकास नहीं हुआ था तो उस समय के हमें कोई रचनाएं नहीं मिली हैं, कोई कृतियां, कोई पुस्तक, कोई ऐसा कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो हम कैसे उस समय के टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं, समझते हैं। उनके जो औजार हैं, ठीक है, उनकी जो चट्टानों में जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों से हम उस टाइम पीरियड को डिसाइड करते हैं, उनके बारे में एक इमेज बनाते हैं। इसी तरीके से आपको पता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की भी लिपि अभी तक मतलब डिकोड पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके जो भवन के जो अवशेष हैं, उनकी जो मतलब आभूषण हैं, ठीक है, उनकी जो भवन निर्माण शैली है, उसके बारे में हम उस सभ्यता की जो एक इमेज है वो अपने माइंड में बनाते हैं, ठीक है। तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें इतिहास के, प्राचीन इतिहास के निर्माण में सहायता करते हैं। देखिए ये जो पुरातात्विक सोर्सेस है ये भारतीय सभ्यता के विकास को जानने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे स्मारक, भवन और अन्य पुरातात्विक स्रोतों का वैज्ञानिक अध्ययन प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति को स्पष्ट रूप, एक क्लियर इमेज देने के लिए हमें एक सहायता प्रदान करता है। एक हमारे माइंड में क्लियर इमेज बिठाता है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा था उस समय। देखिए पुरातात्विक स्रोतों में बेसिकली भौतिक अवशेष, अभिलेख, सिक्के, भवन और स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, ये सारी चीजें आती हैं। चलिए वन बाय वन करके इन पे बात करते हैं। भौतिक अवशेष, देखिए अभी हल्का सा मैंने आपको एक हिंट दिया था, जो आदि मानव है उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, ठीक है। तो उनके जो औजार थे, उनके जो उपकरण थे, उनके जो बर्तन थे, उन अवशेषों से हम उसके विकास की यात्रा को समझ सकते हैं। दोस्तों ये जो औजार हमें मिले हैं, ठीक है, इन औजारों में भी एक विकास क्रम हमें देखने को मिला है। इस विकास क्रम से हम ये समझते हैं कि उस समय का मानव एक शिकारी के जीवन से एक पशुपालक, एक कृषि कार्य करने वाला एक सभ्य मनुष्य के रूप में कैसे इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो ये सभी जानकारियां हमें किसी किताब से नहीं मिलती, हमें उनके औजारों से, उनके बर्तनों से मिलती है जो अवशेष अभी पाए गए हैं, ठीक है। देखिए कभी आपको समय मिले तो आप जो ये म्यूजियम है, संग्रहालय है, वहाँ जाइए और वहाँ आपको इस तरीके के काफ़ी सारे औजार, हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, भौतिक अवशेष। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभिलेख। देखिए पत्थर और धातु पर खुदे हुए कुछ चिन्ह या लेख, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम अभिलेख। देखिए इसको कुछ युवक युवतियों की कहानी से समझते हैं। जो आज के लैला मजनू होते हैं वो बेजुबान पेड़ों की छाती को छल्ली करके घायल दिल का सिंबल खोद कर पेड़ों में बनाते हैं। बुढ़ापे में जब ये उस इलाके से अपने नाती पोतों के साथ गुजरते हैं तो ये घायल दिल का निशान उनकी जवानी का इतिहास याद दिलाता है, ठीक है, और दूसरे लोगों को इनके पागलपन का। तो ये निजी अभिलेख हो गए, ठीक है। देखिए दो तरीके के अभिलेख होते हैं, एक सरकारी अभिलेख और एक निजी अभिलेख। ये वाला निजी अभिलेख है, ठीक है। सरकारी अभिलेख किनके द्वारा होते हैं? राजा, सरकार के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि अब काफ़ी सारे जो अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिनका शिलान्यास मोदी जी ने किया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? अभिलेख। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे शिलालेख, शिलाओं पर लिखा गया खुदा हुआ लेख, गुहा लेख, चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं में खुदा हुआ लेख, स्तंभ लेख, जो पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं, उस पे खुदा हुआ लेख, ठीक है। मूर्ति लेख, आपने देखा होगा काफ़ी सारी मूर्तियां ऐसी होती है कि उसके नीचे, उसके बेस पर कुछ खुदे हुए शब्द लिखे होते हैं, खुदी हुई कुछ चिन्ह बने होते हैं। पात्र लेख, आपने देखा होगा कई सारे पात्र, कलश, बर्तन, उसमें कुछ खुदे हुए शब्द लिखे होते हैं, ठीक है। ताम्रपत्र अभिलेख, देखिए तांबे के छोटे बड़े प्लेटों पर खोद कर लिखे गए लेख, है ना। तो अभिलेखों को भी कई सारे प्रकार हैं। देखिए इसके वो जल्दी से निपटाते हैं, नहीं तो ये बहुत इसकी लंबी कहानी चल जाएगी।
देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख पत्थर और धातु की चादरों पर, स्तूपों पर, मंदिर की दीवारों पर, मोहरों, ईंटों और मूर्तियों पर खुदे हुए हमें प्राप्त होते हैं। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र और अभिलेख एवं दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। ईसा के आरंभिक शतकों से पत्थर के जगह पर ताम्र पत्रों का प्रयोग अभिलेखों के लिए शुरू होता है। फिर दक्षिण भारत में पत्थर का प्रयोग इस काम के लिए होता रहा। दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवारों पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में अभिलेख खुदे मिले हैं। शुरू में अभिलेखों में प्राकृत जो भाषा है इसका प्रयोग होता था। लगभग दूसरी शताब्दी में संस्कृत का भी प्रयोग होने लगता है। शक नरेश रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। सबसे पुराने अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी लिपि में हमें मिलते हैं। अभिलेखों से उन फैक्ट्स, उन तथ्यों की हम पुष्टि करते हैं जिनका उल्लेख साहित्य में मिलता है। जैसे पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस बात की पुष्टि उसी के वंशज धनदेव के अयोध्या अभिलेख से होती है। सातवाहन राजाओं का तो पूरा इतिहास ही अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान पर 1400 ईस्वी का एक अभिलेख संधि पत्र मिला है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नारसत्य आदि वैदिक देवताओं के हमें नाम दिए गए हैं। इसे हमें ये भी पता चलता है कि वैदिक आर्यों के वंशज एशिया माइनर, मध्य एशिया में भी रहते थे। पारसी पोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से हमें पता चलता है कि ईरानी सम्राट द्वारा डेरियस प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। पढ़े ना जा सकने वाले अभिलेखों में सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर हैं, जो लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के इतिहास निर्माण के लिए अन्य पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्के और मुद्राएं। देखिए, बड़े काम की चीज़ है। जिसकी जेब में पैसा नहीं उसको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, तो इससे भी उस इतिहास किसी का हम जान सकते हैं। पाकिस्तान की जेब में पैसे नहीं है। ठीक है, भारत के युवाओं की जेब में पैसे नहीं है क्योंकि नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है तो छोकरी नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी इतिहास हमें ये भी बता सकता है। देखिए, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। एक तो हम तिथि क्रम का निर्धारण कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास 500, 1000 के पुराने नोट मिल जाएं तो आपको पता चलेगा भैया ये कब तक चलते थे। अब ये नहीं चल रहे हैं इसलिए आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरा, धार्मिक विश्वासों की जानकारी। आपने देखा होगा कई सारी जो करेंसी हैं कई कंट्रीज़ की, उसमें हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे खूब आता है कि हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं इनकी जो उसमें तस्वीरें मिलती हैं। ठीक है, तो इन करेंसियों से हमें धार्मिक विश्वास की भी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है कला पर प्रकाश। अब इससे हमें पता चलता है भैया किस तरीके के सिक्के वो बनाते हैं, किस तरीके के नोट वो छापते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम उस देश की कला के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है व्यापार और आर्थिक स्तर की जानकारी। देखिए, आज अमेरिका का $1, हमारा शायद भारत का जो रुपया है वो 70 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो आर्थिक स्तर की भी जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान। देखिए, देश की जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसके बारे में इससे हमें पता चलता है। अब गांधी जी की फ़ोटो वाला नोट तो भैया इंडिया में चलता है और जिन्ना की फ़ोटो वाला नोट पाकिस्तान में चलता है। ठीक है, पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर। तो इससे हमें जो है क्या पता चल रहा है, उसकी सीमा का भी ज्ञान हो रहा है कि वो जो मुद्रा है कहाँ कहाँ तक चल रही है, वहाँ तक उसकी सीमा है। इससे हमें नए तथ्य की जानकारी होती है। ये जो हमें सिक्के और जो मुद्राएं हैं इससे हमें शासकों की रुचियों का भी ज्ञान होता है। जो उस समय के राजा थे भैया बड़े कलाकार थे। ठीक है, कुछ धार्मिक मतलब रीति रिवाजों को या उनके कुछ कुल देवी कुल देवता थे। ठीक है, या कुछ मान्यताएं थी, तो आप देखेंगे कि उनके सिक्कों में वो चीज़ उभरे होते हैं। ठीक है, उनकी रुचियों का भी पता चलता है कि किस शैली में उनके सिक्के बने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इनसे जानने को मिलती है। देखिए, ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैं इसके बारे में समझ रखता हूँ। अब आते हैं मुद्दे पर जो किताब में आप पढ़ते हैं और अपनी आंसर शीट पर लिखते हैं। देखिए, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं।
प्राचीन सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और सीसा के हमें मिले हैं। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के के साँचे सबसे अधिक कुषाण काल के हैं। भारत के सबसे पुराने सिक्कों में केवल जो चिन्ह हैं वो उभरे हुए होते थे, उन पर किसी प्रकार का कोई भी लेख नहीं है। इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। इस तरह इन सिक्कों पर मछली, हाथी, सांड, पेड़, अर्ध चंद्र आदि की आकृतियां बनी हुई थीं। बाद के जो सिक्के हमें मिलते हैं उनमें डेट्स, राजाओं और देवताओं के नाम हमें लिखे हुए मिलते हैं। पंचाल के मित्र, मालव, योधे आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। हिंद यूनानियों के इतिहास लेखन में भी सिक्कों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे अधिक शुद्ध प्योर गोल्ड की जो कॉइन थे वो कुषाणों ने, और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। सबसे अधिक मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं। जो सबसे ज़्यादा हमें मिलती है वो मौर्योत्तर काल की मिलती हैं, जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था और व्यापार की उन्नत स्थिति का हमें पता चलता है। उत्तर गुप्त काल के सिक्के कम मिले हैं, जिससे उस समय के व्यापार के पतन का हमें पता चलता है। नेक्स्ट है भवन एवं स्मारक। देखिए, प्राचीन काल में मंदिरों और महलों की शैली से वास्तुकला के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही इनसे उस समय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था की भी हमें जानकारी मिलती है। मंदिरों में उत्तर भारत की कला शैली को नागर, दक्षिण भारत की कला शैली को द्रविड़ तथा दक्षिण पथ की कला शैली को वेसर शैली कहा जाता है। वेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट है मूर्तियां। देखिए, मूर्तियां धार्मिक आस्थाओं, कला के विकास का एक सिंबल होती हैं, एक प्रतीक होती हैं। कुषाणों की मूर्ति कला में विदेशी प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। गुप्त काल की मूर्ति कला में अंतरात्मा और मुखाकृति में सामंजस्यता दिखाई पड़ती है। मतलब कि उसकी जो आत्मा है और जो उसके बॉडी के हाव भाव है वो उसके मुख से हमें झलकते हैं। इसी तरह गुप्त काल के बाद इस कला में सांकेतिकता थोड़ी अधिक दिखाई देती है। इसी तरीके से बोध गया, सांची, अमरावती, भरूच आदि की मूर्ति कला तत्कालीन समाज का चित्रण हमें प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट है चित्रकला। देखिए, चित्रकला से हमें तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अजंता की चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों में शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति की गई है। इन चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति की जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों, ये था लेक्चर हमारा आज का। अब इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी बातें आपके साथ शेयर करी उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं हमारे इतिहास के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा मददगार हैं। ये पुरातात्विक साक्ष्य हमें उस समय की भी घटनाओं की जानकारी देते हैं जिनके विषय में हमें साहित्यिक साक्ष्यों से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों की मदद से हम प्राचीन भारत के इतिहास को पहले की अपेक्षा अधिक लॉजिकली ढंग से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य से हम लेखकों के स्वयं के दृष्टिकोण और रुचि की काल्पनिक अभिव्यक्ति को अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चीनी यात्रियों ने भारत का वर्णन बौद्ध दृष्टिकोण से किया, जबकि पुरातात्विक स्रोत की ये सीमाएं नहीं हैं। ये ज़्यादा सटीक जानकारी हमें देते हैं। अनेक संदिग्ध ऐतिहासिक विचारों का इन पुरातात्विक स्रोतों की मदद से खंडन हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जहाँ पर ऐतिहासिक साहित्य का हमें अभाव रहा है, वहीं पर हमें पुरातात्विक अवशेषों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, जैसे आज मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो पाषाणकालीन जो भारतीय इतिहास है, इसके पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों को पुरातात्विक स्रोतों की ही सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध ही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की ही हेल्प से ये जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, एक विश्वसनीय तस्वीर इतिहास की हमारे सामने रखने में सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं और कैसे हेल्प करते हैं हमें।
अब मैं बात करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। देखिए, मैंने पिछले आपके कई सालों के जो क्वेश्चन पेपर है वो देखे हैं और उन सबको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और उन सभी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 3 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। पहले टाइप में बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस तरीके से आज हमने लेक्चर आपके साथ किया इसी टाइप का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चन में भी आ जाता है। जैसे कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। अभी जो पुनर्गठन है, यहाँ पुनर्रचना, पुनर्निर्माण, ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्द बैठा सकते हैं, शब्दों का खेल है, चीज़ें वही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लेते हैं, भौतिक अवशेष, अभिलेख, सिक्के, भवन और स्मारक। ठीक है, तो ये भी इग्नू में, डीयू में और भी मैंने कई दूसरी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में देखा है, तो शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दो चीज़ों पर बात कर रहा है, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो हमने जो पहले जो लेक्चर किया है साहित्यिक स्रोतों पर किया था, आज जो हमने किया है पुरातात्विक स्रोतों पर। तो इन दोनों को मिलाकर आपको इस आंसर में लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान रखो, जिस भी क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा टॉपिक को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें जो आप लिखेंगे, ठीक है, दोनों लेक्चर बड़ा हो जाएगा। मुश्किल से जो आपका डिस्क्रिप्टिव लिखने का टाइम पीरियड होता है 30-35 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट। ठीक है, तो इस थोड़े समय में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखनी है। लिखना तो 4 से 5 ही पेज है, वो आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है। और दोनों का रेशियो आपको मिला के, दोनों का अनुपात मिला के लिखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप निष्कर्ष लिखते हैं, क्योंकि 2 टॉपिक है, तो आपको दोनों पक्षों को बैलेंस करके अपना निष्कर्ष लिखना होता है। आज के लेक्चर में आपने देखा होगा कि जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमारा निष्कर्ष है, उसका ज़्यादा झुकाव पुरातात्विक स्रोतों पर था। पर इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो दोनों में एक संतुलन बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं जो क्लास में हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं। फिर भी मैंने ये आपको चीज़ें बता दी कि ये क्वेश्चन पेपर में आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात आप ध्यान रखना, भले ही आप एकेडमिक में हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी, पीसीएस, या आप किसी यूनिवर्सिटी में हो, बीए एमए के स्टूडेंट हो, तो इस टॉपिक के लिए जो प्राचीन भारत है, आप द्विजेंद्र नारायण और कृष्ण मोहन वाली बुक प्राचीन भारत का इतिहास और रोमिला थापर की बुक पूर्वकालीन भारत, ठीक है, ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक है, बहुत ऑथेंटिक है, सस्ती है, क्वालिटी वाली है, आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कृष्ण गोपाल और हुकुमचंद वाली ये भी बुक देख सकते हैं, भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी जयपुर। ठीक है, ये सस्ती बुक है, क्वालिटी वाली बुक है, इनमें जो चीज़ें लिखी हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक हैं। देखिए, ये तो थी बहुत सस्ती किताबें, आप खरीद सकते हैं इन्हें, कोई जेब पर भी भारी नहीं पड़ती हैं। और दूसरा, अगर आप चाहें तो जो फ्री में ये दोनों चीज़ें हैं। पहली है आपकी दिल्ली विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बुक, हिस्ट्री की, बीए की, ये स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नू का, ठीक है, इग्नू का बीए का जो स्टडी मटेरियल है, ये देख सकते हैं, ये दोनों फ्री में है। ये दोनों ही एसओएल और इग्नू की वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पर इनका पीडीएफ डाल दूंगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का हमारा लेक्चर वाकई काम का लगा तो प्लीज़ इसे अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पॉजिटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।